गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं यानी कि जहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे ये टोटल 20 मार्क्स को कवर करेगा, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर है। यानी कि इसमें हम चार चैप्टर एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला चैप्टर होगा। उसके बाद ये होगा फाइनेंशियल कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। उसके बाद आएगा रेशियो एनालिसिस और चौथा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा इसको हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे कोई ये पता चलेगा एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें शामिल होती है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट, एक तो कंपनी की बैलेंस शीट, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ, तो जो मेजर चीज़ें हैं वो ये हैं। तो इसको हम यहाँ पर कोई स्टडी करेंगे। हम आगे को बढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान रखना। कुछ बहुत सिलेबस में चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कोई स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो कंपनी किस तरह से अपनी बैलेंस शीट बनाती है। देखिए अभी तक हमने पार्टनरशिप की बैलेंस शीट देखी होगी, हमने सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट देखी, लेकिन वहाँ पर को जो होता था फॉर्मेट क्या होता था, अपने हिसाब से वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते थे। उसका कोई फिक्स्ड परफॉर्मा नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पर वो कंपनी के लिए एक फिक्स्ड परफॉर्मा होता है, उसी हेड्स होते हैं, मेन हेड होते हैं, सब हेड होते हैं, उसी कैटेगरी में कंपनी को अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसका परफॉर्मा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में मेंशन है। बैलेंस शीट का किसका परफॉर्मा, बैलेंस शीट का परफॉर्मा 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में मेंशन है। तो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, पढ़ते हैं। Financial statements are the basic and formal annual reports through annual report, ध्यान रखना हर साल बनेंगे, यानी एनुअल रिपोर्ट होती है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कम्युनिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स ओनर, ओनर को भी इन्फॉर्म करती है, एंड वेरियस एक्सटर्नल यूजर्स विच इंडिकेट्स इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं और ये क्वाइट नेसेसरी भी है एज पर कंपनीज लॉ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जनरली इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है इसको देखें। बैलेंस शीट जिसे कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड ऑल्सो फॉर द इंटरनल नीड ऑफ द मैनेजमेंट। आगे देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में है, ये टिप्स को ध्यान पे रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट देयर इज ऑल्सो अ नीड टू नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसे बोला जाता है। देयरफॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो टेकन एज एन इंटरनल कॉम्पोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो इसलिए अब ध्यान रखना इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर को तीन चीज़ें हो गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, तो मेजर तो ये हैं। एक और लिया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या लिया जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट हो, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही पार्ट होते हैं। ये आपको समझना है। अब बैलेंस शीट, यहाँ से एक 4 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, ध्यान रखें। इस पार्ट से 4 मार्क का क्वेश्चन आपका कंफर्म है। 4 मार्क का यहाँ है और 4 मार्क का शेयर वाले क्वेश्चन में भी, जहाँ पर को आपने क्या करना पड़ता था, कंपनी की बैलेंस शीट को बनाना है जिसमें आपने शेयर कैपिटल को शो करना होता है। तो आपने किस तरह से बैलेंस शीट बनानी है, उसका परफॉर्मा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, ध्यान रखें। उसी के हिसाब से बनाना है, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन हमारे सिलेबस में जितना मेंशन होगा हम उसी को लेंगे। देखिए तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, देखिए पहला पर्टिकुलर का कॉलम होगा, दूसरा नोट नंबर। ये नोट नंबर क्यों होता है, नोट नंबर का मतलब होता है कोई भी कैलकुलेशन हमने यहाँ नहीं दिखानी है। वर्किंग अगर हमने करनी है तो वो वर्किंग हमने अलग से नोट्स बनाने हैं, उसके वर्किंग नोट बनाने हैं और वर्किंग नोट का नंबर लिखना है। जैसे अगर मैं कहूँ शेयर कैपिटल का वर्किंग मैंने बनाया, तो कौन सी वर्किंग बनाई, वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम वहाँ जाके देख सकेंगे शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या मौजूद है। इस तरह से हमने कोई भी कैलकुलेशन बैलेंस शीट के अंदर नहीं करनी है, बल्कि उसके लिए प्रॉपर नोट बनाने हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है फिगर ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर की फिगर लेनी है और प्रीवियस ईयर की फिगर लेनी है। हमारे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल एक ही साल की इन्फॉर्मेशन होगी। आगे के जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें 2 साल की इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी होती है, 1 साल की भी दी है तो काम चल जाएगा, दोनों की दी है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए।
तो अब हम आते हैं कंटेंट्स के बारे में। तो ध्यान रखें, लाइबिलिटी साइड में 3 मेजर कंटेंट हैं, 3 मेजर, यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी साइड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो समझ गए, इक्विटी का मतलब कैपिटल से लगाते हैं, ठीक है, कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड जो फंड्स वगैरह हैं उनसे लगाया जाता है इक्विटी, इसे बोला जाता है ओनर्स इक्विटी भी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमारे सिलेबस में केवल ध्यान रखें 3 हेड ही हैं अवेलेबल। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड, इसमें जो ये तीसरा वाला है इसको भूल जाओ, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो हमें केवल 2 चीज़ें पढ़नी है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये जो दूसरा पार्ट है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जितनी बैलेंस शीट आपको बता रहा हूँ उतना ही आपने याद भी करनी है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आपने पढ़ना है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखना हमारे सिलेबस में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में केवल 3 हेड ही हैं सिलेबस में, ठीक है। यहाँ 4 हेड होंगे, हमारे सिलेबस में केवल 3 है क्योंकि एक हेड अभी निकल चुका है, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये वाला हेड हमने निकाल दिया है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, ये नहीं है, ये आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बस यही है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज़, आपके सिलेबस में है, इसमें 4 के 4 पॉइंट आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से देखो, हमारे पास सबसे पहले सिस्टम को इस तरह से याद करते हैं। देखो, अगर हमें बैलेंस शीट को याद करना है तो ऐसे रट्टा मार के नहीं होगा, हमें पहले ये याद करना पड़ेगा कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कितने मेजर हेड हैं, 3 नंबर्स ऑफ हेड्स याद रखो पहले। तो मेजर हेडिंग है 3, कौन कौन सी, उसको ध्यान रखो। सबसे पहला है हमारा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसके अंदर क्या है वो बाद में देखेंगे, मेजर हेड्स को ध्यान रखो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर 3 मेजर हेड हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, दूसरा हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और तीसरा हेड है करंट लाइबिलिटी। बस इतना ही है, क्लियर हो गया। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, ये 3 हेड हैं। बस आपने पहले मेजर हेड्स को याद करना है। सबसे पहले ये याद करना है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर कितने हेड हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर हैं हेड 3 जो मेजर हेड कहे जाएंगे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। ये हो गया किसका, लाइबिलिटी साइड का। इसके कंटेंट अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसका कंटेंट अभी हम बाद में देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अंदर होने के बाद हम देते हैं एसेट साइड में कितने हेड्स हैं हमारे पास। एसेट साइड में ध्यान रखें केवल 2 हेड हैं, कौन कौन से, यहाँ ध्यान रखना, जब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ करेंगे उसका टोटल कर देंगे, देखो, और दोनों साइड से अंडरलाइन हो गई, यानी कि ये किसका टोटल है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल है, जिसमें कितने हेड थे, 3। ये तीनों हेड्स का क्या है, टोटल यहाँ पर को आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में केवल 2 हेड हैं, उनमें भी क्या क्या कंटेंट आपके सिलेबस में मैं आपको बता दूंगा। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, बस। तो मेजर हेड हमें याद हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास बैलेंस शीट में याद करने को कितने हेड है, केवल 3 + 2। कितने मेजर हेड हैं, ओनली 5। कितने मेजर हेड हैं, 3 + 2 ओनली 5। ये लाइबिलिटी है और ये एसेट्स है। लाइबिलिटी साइड के 3 हेड है, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। एसेट्स में 2 हेड है, कौन कौन से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 5 मेजर हेड है। अब इसके कंटेंट हम एक एक करके याद करेंगे कि इसके कंटेंट क्या क्या होंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक करके इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं शेयर कैपिटल में। मैं सबको एक बार रिमूव कर दूं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको ध्यान रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो जो नहीं होगा सिलेबस में मैं उसको काट दूंगा। शेयर कैपिटल का ध्यान रखने, इंडिपेंडेंट एक वर्किंग नोट बनेगा जिसको मैं अभी बताऊंगा। शेयर कैपिटल के लिए एक बनेगा नोट नंबर, तो उसको नोट नंबर 1 बोलते हैं, उसको अलग से हम स्पेसिफाई करेंगे। 5 तरह की शेयर कैपिटल होती हैं जिसको हमने शो करना होता है। कौन कौन सी, ये मैं आपको एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। जब मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहा था तो उसमें सबसे पहला जो मेरा वीडियो इसमें क्लियर है, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड एंड पेड अप का केवल एक ही बनेगा हेड। इस तरह से यानी कि 4 हेड्स आपने इसके अंडर बनाने हैं, इसे बोलते हैं सब हेड्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सब हेड, ये सब हेड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, फिर से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये हो गया आपका एक साइड हो गया।
इसके अंदर मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है शेयर कैपिटल, इसके अंदर सब हेड जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। 4 होंगे कौन से? ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद इश्यूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये जितनी भी कैपिटल मैं अभी बता रहा हूँ आपको चारों प्रकार की, इसको हमने वर्किंग नोट में दिखाना है और उस नोट का कैलकुलेशन यानी कि नंबर, उस नोट को हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, नोट नंबर 1, और उसको यहाँ पर को इंडिकेट करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि शेयर कैपिटल की जो वर्किंग है उसको हमने बाहर कहीं किया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको समझते हैं। शेयर कैपिटल में आप समझ गए। अच्छा, शेयर कैपिटल में एक और चीज़ आती है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको भूली नहीं जानी चाहिए। शेयर कैपिटल में कैपिटल तो आती है, इसके अलावा एक और चीज़ आती है, 4 कैपिटल तो आती है। कौन कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, अगर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया है लेकिन रीइश्यू नहीं किया, तो ऑब्वियसली कंपनी ने क्या किया होगा, इन फॉरफिटेड शेयर्स पर प्रॉफिट जरूर कमाया होगा। तो वो जो प्रॉफिट है शेयर फॉरफीचर के रूप में कंपनी के पास, उसको कंपनी ने शेयर कैपिटल के अंदर ही दिखाना होगा। तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस किधर आता है? अगर क्वेश्चन वाला पूछेगा तो आपने डायरेक्ट नहीं बताना शेयर कैपिटल के अंदर आता है, सिस्टम है उसका बताने का। देखो कैसे बताओगे आप कहाँ लिखोगे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस? आप बोलोगे मेन हेड, आप ऐसे लिखोगे मेन हेड, सब हेड, ठीक है, मेन हेड एंड सब हेड, 2 मेजर चीज़ें। तो आप लिखोगे किधर आएगा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस? आप बोलोगे मेन हेड शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या है इसका? शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर विल बी अपीयर्ड, आपसे पूछा जाएगा वेयर, तो आप बोलोगे अंडर किसमें? शेयर होल्डर्स फंड। मेजर हेड क्या है इसका? शेयर होल्डर फंड मेजर हेड हो जाएगा, और सब हेड क्या हो जाएगा इसका? शेयर कैपिटल। तो इस तरह से 5 चीज़ें हमारे पास शेयर कैपिटल में आ सकती हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी प्रॉफिट या लॉस कंपनी ने कमाए वो सारे आ जाएंगे। प्रॉफिट कमाया तो वो पॉजिटिव साइन के रूप में आता है, और अगर लॉस कमाया तो वो पैरेंथेसिस यानी नेगेटिव फॉर्म में शो होता है, यानी कि प्रॉफिट भी हो तो भी यहीं दिखाया जाता है, लॉस भी होगा तो भी यहीं दिखाया जाएगा। जितने भी तरह के रिजर्व्स या फंड हैं, डेबेंचर रिडेम्पशन फंड, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व, एक और चीज़ आती है SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी रिजर्व्स होंगे इसी हेड के अंदर आएंगे, SPR, ठीक है। क्लियर हो गया? ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सिलेबस में आपके नहीं है, और ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, इसको मैंने इसीलिए काट दिया। आगे बढ़ते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग ऐसा कोई भी लोन जो कि 1 साल से ज़्यादा की अवधि का होगा वो इधर आएगा। द लोन और द बोरोविंग्स विच इज़ कंसीडर्ड एज which is considered for a longer period of time, or which is taken for a longer period of time but not less than 12 months. These are termed as long term borrowings. Loan from bank, debentures, ठीक है, डिबेंचर, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड जिसे बोल सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट्स, दीज आर नॉन करंट लाइबिलिटीज। पब्लिक डिपॉजिट्स, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, पब्लिक डिपॉजिट्स कहाँ आएगा? तो फिर वही बात है, मेजर हेड क्या हो जाएगा? देखो इसमें मेजर हेड एंड सब हेड। मेजर हेड आप बोलोगे पब्लिक डिपॉजिट का नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो इस तरह से आपने ये बताना है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को आप यहाँ नहीं लिखेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में कोई और लाइबिलिटीज़ इसके अलावा होगी तो वो आपने शो करनी है। कोई एडवांस वगैरह ले रखे होंगे लंबे समय के लिए तो वो यहाँ लिखे जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर, जिसे बोल सकते हैं कि जिसे देखो टैक्स का प्रोविज़न जो होता है वो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के लिए किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? जैसे हमने बात करी थी इससे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्या बोला था? डिबेंचर के लिए हमने क्या करा था? प्रोविज़न किया था रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होगा, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आएगा। तो इस तरह के प्रोविज़न जो लंबे समय के हैं, जिनकी वैलिडिटी 1 साल से
ज़्यादा है उसको हम यहाँ पर को लेते हैं। ठीक है, इसके कंटेंट एनसीईआरटी और सारी बुक्स में अवेलेबल होंगे। अब ये हो गया है। इसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स क्या होती है, ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं, जिसे कैश क्रेडिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर कैश क्रेडिट होगा तो उसको भी हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग में लेंगे। क्या लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, दीज आर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने यही लिखना है। करंट लायबिलिटीज़ मेजर हेड हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोविंग सब हेड हो गया। ठीक है, ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, ट्रेड पेबल्स में आता है बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आते हैं ट्रेड पेबल के अंदर। क्लियर है बात। चलिए, अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। आउटस्टैंडिंग, नॉट येट पेड, येट टू पेड, ये सारी की सारी चीज़ें किधर आ जाएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज़ में, जिनकी वैलिडिटी 1 साल से कम होंगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास केवल क्या होगा, देखो हमारे पास होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या होगा हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा केवल। अब सर एक और चीज़ हुआ करती थी, लेकिन वो अब सिलेबस में, यानी कि जो चेंजेस हुए, सिलेबस की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी, सिलेबस नहीं, एज़ पर द कंपनीज एक्ट इसको अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसमें एक और चीज़ आती है तो वो अब नहीं आएगी, तो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में। क्लियर है बात यहाँ पर को। चलिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एसेट्स में। एसेट्स में हमारे सिलेबस में जो जो होगा मैं उसको बताते रहूँगा। फिक्स एसेट, देखो नॉन करंट एसेट में क्या आ गया, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में भी 2 चीज़ें हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल तो हमें पता ही है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी टेंजिबल है। इनटेंजिबल हो गया पेटेंट राइट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका हो गया, ध्यान रखना एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इनटेंजिबल एसेट में क्या आ जाएगा, गुडविल वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट में ट्रेडमार्क हो गया, या फिर आपका कोई लाइसेंस हो गया, वो आपने ले रखा है, तो वो सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। एक और चीज़ इसमें, सॉफ्टवेयर्स, कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है या बना रही है, या उसने खरीदे हैं सॉफ्टवेयर महंगे रेट पे, यानी कि बड़ी लंबे समय के लिए, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर के लिए मेजर हेड क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स। सब हेड क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स। सब हेड क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। सब हेड क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान रखो, टेंजिबल एसेट्स में अगर कोई एसेट्स अभी भी पूरी नहीं हुई है, जैसे आपने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें जितनी भी अमाउंट इन्वॉल्व हुई होगी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। यानी कि ऐसी एसेट्स जो भी पूरी नहीं हुई है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। उसी तरीके से टेंजिबल एसेट्स अगर बन रही है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। इनटेंजिबल एसेट्स अभी प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में अभी कंप्लीटली इंटेंजिबल एसेट बनी नहीं है, तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आता है। मतलब जैसे अगर आप ट्रेडमार्क या वो लेने गए, पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी तक आपको उसकी अथॉरिटी नहीं मिली है, तो वो अभी तक अंडर डेवलपमेंट में ही आएगा। इसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीद रही है तो वो इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के होंगे, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर फर्म ने, कंपनी ने किसी पार्टी को लंबे समय के लिए लोन या एडवांस दिया है तो वो इसमें आ जाएंगे। अदर नॉन करंट एसेट में कोई और एसेट जो इसमें बच जाएगी उसको हम लिखेंगे, जैसे कि एडवांस वगैरह अगर हुआ है तो। इसके बाद आते हैं करंट एसेट्स में। इस तरह से देखिए, इसमें कितने हो गए, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर, यानी कि इसमें भी अंदर 4 सब हेड हो गए। कितने हो गए, 4 सब हेड हो गए इसमें, और इसमें होंगे 6, इसमें 6 सब हेड होंगे करंट एसेट्स के अंदर। तो पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है, तो इसी के अंडर आता है करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी इन्वेंट्री हो गया, चाहे लूज टूल की इन्वेंट्री, किसी भी चीज़ की इन्वेंट्री है, यानी कि स्टॉक हो गया, उसको यहीं लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में रिसीवेबल आएगा, BR, बिल्स रिसीवेबल, एज वेल एज डेटर्स। ध्यान रखें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश तो आएगा ही आएगा, साथ में बैंक, चेक्स इन हैंड। ध्यान रखें, क्वेश्चन में आ गया चेक्स इन हैंड या चेक्स
एट मार्केट, या फिर ऐसा बोल सकता है कि चेक्स अंडर इनकैशमेंट, वो सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। आपको कोई चेक मिला, आपने बैंक में जमा तो कर दिया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, प्रोग्रेस में है, तो वो भी किस में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। आपको चेक मिला, आपने बैंक में जमा ही नहीं किया, कैश इन हैंड, वो भी यहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने इधर लिखना है। अदर करंट एसेट्स में कोई शॉर्ट टर्म एडवांस दिया होगा, अदर करंट एसेट्स में जैसे हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड वगैरह, ये सारी चीज़ें अनएक्सपायर्ड यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट बनानी है। इसमें आपसे हेड सब हेड पूछा जाएगा, इसी अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट भी यानी कि कैपिटल को भी हम दिखाएंगे। मैं इसका लिंक आपको यानी कि इसकी फ़ोटोग्राफ आपको दे दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या रखेंगे, जो जो टॉपिक हैं मैं उनको टिक लगा के दूंगा, जो सिलेबस में नहीं है उनको नहीं। जैसे ये है ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया, अदर करंट एसेट्स क्या होता है, देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये देखो मेजर हेड और शॉर्ट सब हेड, इस तरह से आपने आंसर देने होते हैं। मेजर हेड जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड किधर आता है, करंट एसेट, अदर करंट एसेट, अभी बताया था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट में लॉन्ग टर्म यानी कि इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। कॉल्स इन एरियर किधर आएगा, हम कॉल्स इन एरियर, ध्यान रखना पैसा अभी तक नहीं दिया है तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, क्योंकि मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। देखो कॉल्स क्या होती है, किसी भी शेयर्स पे जो कॉल का समय होता है 1 साल से कम ही होता है, तो 1 साल से कम हो गया तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म हो गया, तो ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया एक तो पहली, क्योंकि 1 साल से कम है। कॉल इन एरियर मतलब हो गया कंपनी को क्या हो गया इसमें क्या होगा, सॉरी कॉल्स इन एरियर है, सॉरी, तो क्या क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। और कंपनी क्या करेगी, आपकी 5 तरह की कैपिटल होती हैं। कॉल्ड अप जो कैपिटल होगी, कॉल्ड अप में से आप कॉल इन एरियर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो पेड अप कैपिटल निकलेगी, क्या निकलेगी, पेड अप कैपिटल निकलेगी, तो शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में। कॉल इन एरियर के बाद एक आता है एडवांस, कॉल इन एडवांस, मैं कॉल इन एडवांस के बारे में बता रहा था, यहाँ कॉल इन एरियर को वहाँ समझा दिया मैंने। कॉल इन एडवांस होगा तो वो किधर आएगा, कॉल्स इन एडवांस, ध्यान रखना एक क्या है, कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है तो वो किसके अंडर आएगी, करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगी, ध्यान रखना। कॉल इन एरियर तो किधर आएगा, शेयर कैपिटल में किस में से माइनस किया जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू में से, किस में से, मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा अभी बैलेंस शीट के साथ, बैलेंस शीट में बताऊंगा, तो आप यहाँ समझ लेना, ठीक है। लेकिन कॉल इन एडवांस किधर आएगा, कॉल इन एडवांस आएगा करंट लाइबिलिटी के हेड में। तो इसी तरह से आप ये चीज़ें देखिएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड किधर आता है, ये सारे के सारे मेजर हेड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आप किसी भी साल की क्वेश्चन पेपर को उठा लो, ये कंफर्म क्वेश्चन आया होगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 90-100 के लगभग हैं, ये आप प्लीज़ याद कर लें, जिससे कि काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, रेशियो एनालिसिस। उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो वगैरह दे रखा है इसमें। इसके बाद हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में केवल बैलेंस शीट आपने लर्न करनी है। बैलेंस शीट लर्न करने के बाद हम बात करेंगे, इससे पहले एक और चीज़ है, इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इससे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट देखेंगे, इसके बाद सीधे रेशियो नहीं देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट कैसे बनता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो 4 मार्क्स के लिए आपको अभी ये बैलेंस शीट याद करनी है, और जैसे ही आपको बैलेंस शीट याद हो जाएगी वैसे ही आप ये वाला पार्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये वाला जो मैंने दिया है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर पाओगे, याद हो जाएगा आपको, तो इसका मतलब आपको बैलेंस शीट याद हो गई है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।